Yes, now question number 346, Tiruchi Sivaji, Honorable Minister. उत्तर सभा पटल पर रखा है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री मयंक कुमार नायक जी। जय सोमनाथ सर, ओबीसी के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रही है और ओबीसी समाज में भी एनटी और डीएनटी जो गोमंतु समाज बोलते हैं उनको भी इनका अवसर मिले। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो एनबीसीएफडीसी है उनके द्वारा जो एनटी डीएनटी गोमंतु समाज के लिए कोई विशेष प्रावधान है क्या, जैसे स्टार्टअप हो, हायर एजुकेशन हो, या उनके जो परंपरागत व्यवसाय है उसमें आगे बढ़ सके, इसके लिए माननीय मंत्री से जानना चाहो तो कोई सविशेष एनटी डीएनटी के लिए कोई योजना है क्या? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, हमारे संसद ने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और प्रश्न पूछा है। डीएनटी कम्युनिटी जो है, डीएनटी कम्युनिटी के लिए हमारी सरकार ने एक बालकृष्ण रेणके कमीशन आयुक्त किया था। उसके बाद विधाते कमीशन भी अपॉइंट किया था। उन्होंने सारे देश में घूमकर डीएनटी का सर्वे किया है और डीएनटी के लिए मतलब अलग रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनके लिए अलग अलग योजना बनानी चाहिए, इसी तरह की सूचना भी उनकी है। तो मतलब जो डीएनटी कम्युनिटी अभी ओबीसी में आती है, तो ओबीसी में आती है तो मतलब जिस तरह ये सवाल पूछा गया कि स्किल डेवलपमेंट का, तो जो हमारा जो ओबीसी कॉर्पोरेशन है, तो जो हमारी पीएम दक्ष योजना है, ये पीएम दक्ष योजना में बीसीए कॉर्पोरेशन के लिए 2022-23 में 10,847 लोगों को मतलब यहाँ ट्रेनिंग दिया था और मतलब वहाँ 8,157 लोगों को वहाँ मतलब ट्रेन किया था और 75% लोगों को वहाँ नौकरी में मिली है। 23-24 में 24,911 लोगों को ट्रेनिंग दिया था और 14,528 लोगों को वहाँ मतलब वो एग्जाम पास हुए थे और 58% लोगों को उसका रोजगार मिला है। तो उसमें डीएनटी के लोग भी है, तो मतलब सेपरेट आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जिस तरह सवाल पूछा गया है तो डीएनटी कम्युनिटी जो है, डीएनटी कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने का प्रयत्न हमारा जरूर है और उनको इकोनॉमिकल जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, उसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। फोर्थ सप्लीमेंट्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से 18 तारीख को, इसी महीने की 18 तारीख को मेरे एक सवाल के जवाब में बिहार में मैनुअल स्कैवेंजर्स आइडेंटिफाइड 131, लेकिन वन टाइम कैश असिस्टेंस 0, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग 0 एंड कैपिटल सब्सिडी 0। मुझे ये विसंगति समझ में नहीं आई माननीय मंत्री महोदय। और साथ ही ये भी कहा जाता है सैनिटेशन वर्क इज ऑक्यूपेशन बेस्ड रादर देन कास्ट बेस्ड, जो कि सर एक बहुत बड़ी विडंबना को जन्म देता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा और जानना चाहूंगा कि ये जो मौतें होती हैं सीवर में, जो अखबार के 8वें पन्ने पे होती हैं और टेलीविजन में तो दिखती भी नहीं, हम जानते हैं इसका जाति जन्य इसका उद्गम है। क्या सरकार की संवेदना और सामूहिक चिंतन इस दिशा में कोई ठोस पहलकदमी करेगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, ये जो प्रश्न है, प्रश्न अलग प्रश्न है, मतलब जो मैनुअल सेवन के लिए प्रश्न नहीं है, लेकिन शिवर में अनेक लोगों की डेथ होती है, शिवर में अनेक लोगों की डेथ होती है। उनको पहले 10 लाख रुपए देते थे, लेकिन अभी 30 लाख रुपए में देते हैं और मैनुअल सेवन की संख्या मतलब 2016 के पहले 58,000 थी, लेकिन अभी जो सर्वे किया गया है उसमें एक भी मतलब मैनुअल सेवन नहीं है। इसी तरह की जानकारी हमारे पास है, लेकिन ये सवाल जो है इसके लिए ट्रेनिंग का सवाल है, इसीलिए मतलब वो जानकारी मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन मैनुअल सेवेंजर के लिए पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारा है। उनके लिए हम 40,000 रुपए भी देते हैं
और जो छोटा मोटा बिजनेस उनका करना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। हमारी मोदी साहब की सरकार है, ये सरकार सफाई मजदूरों के लिए और मैनुअल स्लेवरी की जो प्रथा है उसको खत्म करने का प्रयत्न हमने किया है और ये प्रथा हमने पूरी खत्म की है। सर, फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्री उज्जवल देवराव निकाम जी। Sir, my question is very limited. In view of the emerging sectors like artificial intelligence, robotics, and the digital economy, has the government established a defined timeline or review mechanism for updating the training curricula of these corporations? Honorable Minister. हाँ सर, मतलब ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग होता है, मतलब इनको हम स्किल ट्रेनिंग के लिए पैसा भी देते हैं। लेकिन एक जो CMI PM दक्ष जो योजना है, ये योजना पहले स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास थी, मंत्रालय के पास थी, और हमने मतलब ये जो स्कीम है, ये स्कीम अध्यक्ष सभापति महोदय 21-22 को हमने हमारे डिपार्टमेंट में ले ली थी। लेकिन हमने 2 साल मतलब उनको ट्रेनिंग दिया, लेकिन हमारे पास इतने ट्रेन लोग नहीं है, इसीलिए हमने ये स्कीम दोबारा जो स्किल ट्रेनिंग मंत्रालय है उनके पास हमने भेजी है और वहाँ मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग देने का प्रयत्न हमारा है और इसीलिए मतलब जो लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद उनको नौकरी भी मिलती है। जिस तरह अगर आपको आंकड़े देना है तो PM दक्ष योजना में 2021-22 में योजना शुरू हुई थी और मतलब जो SC का कारपोरेशन है, इस SC का कारपोरेशन में ट्रेनिंग दिया था 9,762 लोगों को और 22-23 में, और नौकरी मिली 7,449 लोगों को, मतलब 76.20% लोगों को नौकरी मिली है। 23-24 में 21,086 लोगों को ट्रेनिंग दिया है और उसमें नौकरी मिली 9,165 लोगों को और इसका परसेंटेज 43.46% है। और ये योजना 24 को हमने दूसरे मंत्रालय को हमने मतलब सबूत की है और BBC का कारपोरेशन में मैंने भी बताया था। तो इसी तरह मतलब हम ट्रेनिंग देते हैं और उनको नौकरी देने के लिए हमारा प्रयत्न जारी है। Now question number 347 श्रीमान S Niranjan Reddy Garu. Sir, question 347. Honorable Minister. Laid on the table of the House. First supplementary, Shriman S. Niranjan Reddy Garu. Sir, my question to the government is, since the gross enrollment ratio is acknowledged to be 21%, and since the National Institute of Open Schools has been shifted to a self-financing model, it is found, sir, that there is more accrual of money being received by this system than the money spent on child support. So my question to the Honourable Minister is, does the government now propose to make it a publicly funded program rather than a fee-dependent one? Because when it is fee-dependent one, the poorer sections are not able to contribute and government anyway is making more money. Honourable Minister. Chairman, sir, I think Honourable Member is asking about subsidizing the NIOS. Thank you. Chairman, sir, I accept this proposition, but let me inform Honourable Member, provisions are there to provide fees of the student of the deprived section in the Samagra Shiksha. Many states are availing that opportunity and many states have their own state open school system. This is a concern in the entire country. There is a 100% GER in the entry level, that means the Balbatika and KG level and class 1. When the student is moving upward up to 12, think due to different region, the attrition ratio is there. Students are declining in the number, but there are many provisions. Where we are trying to this is in concrete list, but Government of India, all states have their own concern to improve the GER in the upper classes. The Honourable Member has suggested one issue, and that has been in a way practiced in the country. Second supplementary, Shriman S. Niranjan Reddy Garu. Sir, thank you, Honourable Minister. Sir, the second supplementary I have for the Honourable Minister is, the Parliamentary Standing Committee, sir, has recommended that we have an active dashboard which gives a updated real-time tracking of out-of-school students. That recommendation is only 2026.
Is the government considering it positively? Honorable Minister. Or about the concern about the out-of-school students, as I said, there are many socio-economic factors are there for this kind of situation. In the Samagra Shiksha program, there are provisions are there, funds have been provided to states to how to bridge the gap between out-of-school student and how they can come to the schools. NIOS is also focusing on that. Third supplementary, Dr. Sumeer Singh Solanki ji. माननीय सभापति महोदय, मुझे देश के शिक्षक भाइयों और बहनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने का आपने समय दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं 20 साल तक शिक्षक रहा हूं और 20 साल तक शिक्षक रहने के कारण शिक्षक भाइयों और बहनों का दर्द समझता हूं। मैं देश के अंदर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षक भाइयों और बहनों का शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जा रही है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन लागू होने के पहले से नियुक्त शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा ली जा रही है, जिससे देश के लाखों शिक्षक भाइयों और बहनों के मान और सम्मान से जुड़ा हुआ ये सवाल है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर मौजूद है, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि राइट टू एजुकेशन के बाद जो लोग हैं शिक्षक भर्ती हुए हैं उनकी पात्रता परीक्षा ली जा रही है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन राइट टू एजुकेशन के पहले से नियुक्त 20 से 25 साल जिन शिक्षकों को हो गया है उनकी भी पात्रता परीक्षा ली जा रही है, जो शिक्षक भाइयों और बहनों के लिए चिंता का विषय है, उनके मान और सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, ये एक अलग प्रश्न है। आज अभी का प्रश्न है GR के बारे में, देश में सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के बारे में एक अलग प्रश्न है। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान हरीश बीरान जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, teachers are the integral part of every school. Sir, but these teachers who are in service now, sir, they are, after the Supreme Court judgment in 2025, which mandates that every teacher has to undergo the teacher eligibility test, the TET, despite the fact that they have got necessary qualification eligibility, sir, I want to ask the Honourable Minister through you whether the government is taking any steps to protect the teachers who are already in service by making any suitable legislation or intervening in the Supreme Court where a review petition is pending by requesting the Supreme Court not to make these directions of the Supreme Court retrospective so that the TET mandate is not applicable to the in-service teachers. Thank you. Honourable Minister. Chairman sir, again with utmost politeness I will say this is a separate question. It's an altogether different question. I have already answered during Mr. Solanki's question. So now fifth supplementary, Shriman Akhilesh Prasad Singh ji. थैंक यू चेयरमैन सर। मंत्री जी, आप जानते हैं बिहार अन्य दूसरे सेक्टर्स की तरह ही एजुकेशन के क्षेत्र में भी बाकी राज्यों से काफ़ी पीछे है, जबकि देश में स्कूल जाने वाले राज्यों से हर 12 में से एक स्टूडेंट बिहार का है। महोदय, बिहार में कुल मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 93,459 है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में स्कूलों की संख्या क्रमशः 1,33,000 से ज़्यादा, 1,10,000 से ज़्यादा और 1,07,000 से ज़्यादा है। इन स्कूलों में भी सरकार का जो UDISE डाटा है उसके अनुसार सेकेंडरी स्कूलों की संख्या केवल 3,855, जो सिर्फ 4.1% होता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से सीधा ये सवाल है कि एजुकेशन के सेक्टर में बिहार को अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए केंद्र सरकार क्या कोई प्रयास कर रही है और इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए क्या कोई दीर्घकालिक योजना आपने बनाया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आदरणीय सदस्य ने उठाया, लेकिन इन दिनों में हमारे पास जितनी राज्य और केंद्र दोनों की दायित्व में कॉन्क्रीट लिस्ट में है, लेकिन मेरे पास जितनी जानकारी है, बिहार सरकार ने पिछले दिनों में इस फंडामेंटल विषय को बड़े सीरियसली लिया है
अनेक सारे स्कीम्स भारत सरकार के साथ समग्र के तहत बनाया गया है। बिहार सरकार ने भी अपने स्कीम पर अपने बजट से भी व्यवस्था बनाई। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, लड़कियों की स्कूल में आने के लिए उनको साइकिल तक भी फ्री दिया गया है, हॉस्टल्स बनाया गया है, अनेक स्कीम्स को लागू किया गया है। लेकिन इस विषय को मैं देश भर की ये स्थिति है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे बच्चों की विभिन्न सामाजिक अर्थनैतिक कारण से बच्चे नहीं आ पाते हैं। ये देश की चुनौती है। हमें अनेक प्रकार की स्किल डेवलपमेंट की कोर्स चलाना, ट्रांसपोर्टेशन फीस भरना, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स को फिर लेके आना, अनेक स्कीम हम इंटरवेन करवा रहे हैं। बिहार उसमें से अच्छा कर रहा है और जैसे माननीय सदस्य ने कहा, हम बिहार सरकार के साथ मिलकर आने वाले दिनों में और अच्छा करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 348, श्रीमती रेखा शर्मा जी। 48 सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। पति महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमती रेखा शर्मा जी। Sir, we all know that since 2014, government is concentrating under the leadership of our Prime Minister Modi on women empowerment, and now it is working towards women-led development. Sir, my question to Honorable Minister through you is, in line of our government's vision of women-led development, may the Minister inform whether any special targets have been fixed under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 in Haryana to increase women's participation in emerging sectors like drones, AI and green energy? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, क्योंकि माननीय मंत्री आज प्रवास पर हैं, इसलिए मुझे ये दायित्व मिला है। आपके संरक्षण की अपेक्षा करते हुए मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। माननीय सदस्य के और सदन के संज्ञान में लाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि न्यू इंडिया विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का है, उसके साथ अलाइन करते हुए बेटर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, बेटर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को लेकर के, एम्प्लॉयज़ के वेजेस में इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए रीस्किलिंग अपस्किलिंग के प्रावधान स्किल इंडिया मिशन के तहत किया गया। माननीय सदस्य और सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जहां इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन सब को देख करके और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के प्रावधान नहीं है। बहरहाल डिफिकल्ट एरियाज में महिलाओं के लिए, पीडब्ल्यूडीज के लिए और कुछ SC STs के लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स और प्रोविजंस इस स्कीम के तहत किए गए, जिनमें वहां उनको बोर्डिंग, लॉजिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधा का भुगतान किया जाता है, उसको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जनरल एरियाज में भी महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन यदि आवश्यक है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी यदि निर्णय करती है तो वो प्रदान किया जाता है। मैं माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके परिप्रेक्ष्य में एक जानकारी और देना चाहता हूं कि पूरे भारत में यदि अब तक स्किल इंडिया मिशन के तहत जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई, उनके बारे में यदि देखा जाए तो 50%, लगभग 50% जो है महिलाओं की भागीदारी रही है। अगर मैं केवल जो न्यू एज टेक्नोलॉजी जिनकी बात आदरणीय सदस्य ने कही, उसके अतिरिक्त EV व्हीकल्स का सर्विस, सोलर LED, सोलर पंप्स के मेंटेनेंस, IoT मशीन्स एंड इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम डिवाइसेस के और सिस्टम्स के मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, 5G नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, इन सारी न्यू एज टेक्नोलॉजीज में पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो लगभग 44% भागीदारी जो है ट्रेन होने वाले लोगों में महिलाओं की होती है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं देखूं तो कुछ कम है, लगभग 36% के आसपास जो है ये भागीदारी महिलाओं की है। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से महिलाओं में जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज के में काम करने का रुझान बढ़ा है, धीरे धीरे इस दिशा में और भी अधिक प्रगति होगी। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमती रेखा शर्मा जी। Thank you, sir. Sir, skilling becomes meaningful only when it leads to employment. Therefore, may the minister indicate whether PMKVY 4.0 training centers in Haryana are being directly linked with local industries for assured placement opportunities. Honorable Minister.
माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि ये स्कीम जो है ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। इंडस्ट्री के साथ अलाइन करके, स्टेट्स के साथ अलाइन करके, लोकल इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एम्प्लॉयबिलिटी और ट्रेनिंग का रिवर्स इंजीनियरिंग किया गया है। पहले पूरा एक जो है उसका स्किल गैप का एनालिसिस करके, मैपिंग करके जो आवश्यकता है ऐसे ही कोर्सेज को कराया जाए, क्योंकि इससे पहले देश में अनेक वर्षों से IITs के माध्यम से, अन्य स्टेट ड्रिवन स्कीम्स के माध्यम से स्किलिंग का प्रोग्राम होता था, लेकिन एक ही तरह के मोनोटोनस कोर्सेज पर काम होता रहता था और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इसलिए ये तय किया गया कि कंप्लीट स्किल गैपिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में करके उसकी आवश्यकता के अनुरूप, सर इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर उसकी जो है परीक्षण होता रहे, परीक्षा होती रहे, उनको ट्रैक भी किया जाता था। PMKVY 2 और 3 तक उनको ट्रैक भी किया जाता था कि उनका एम्प्लॉयबिलिटी कितना होता है। लेकिन क्योंकि देश में ट्रेनिंग करने के बाद एम्प्लॉयज या ट्रेन पर्सनल जो है वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाते हैं, कुछ अपस्किलिंग के लिए आते हैं, कुछ रीस्किलिंग के लिए आते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट करने के बाद में बदल लेते हैं। इसलिए कंटिन्यूस ट्रैक करना थोड़ा कठिन है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी नेशनल कैरियर सर्विस का जो पोर्टल, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जिसे संधारित करती है, उस पर ऐसे सारा डेटा जो है उसके साथ में पेयर किया जाता है। और उसके साथ साथ में ई श्रम पोर्टल के साथ में भी हमने जो है अपने स्किल्ड पर्सनल का डेटा जो है वो स्टेट्स के साथ में भी शेयर करना की प्रक्रिया प्रारंभ की है, ताकि राज्य भी अपनी आवश्यकता और राज्य की लोकल इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप उनको आइडेंटिफाई करके उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान अनिल सुखदेव राव बोंडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारा भी जल गया है। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके द्वारा देश में 7 जगह पे PM मित्रा टेक्सटाइल हब तैयार हो गए। उसमें से महाराष्ट्र में अमरावती एक शहर है। इस टेक्सटाइल पार्क में फाइबर टू फैशन सभी प्रक्रिया होनी है। इसमें काम करने के लिए कौशल्य विकसित रोजगार भी प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क में और उसके सराउंडिंग परिसर के जिले में टेक्सटाइल संबंधित कौशल्य प्रदान करने के लिए सरकार की क्या योजना है, कृपया इसके बारे में विवरण दें। ऑनरेबल मिनिस्टर। यानी सभापति महोदय, फिर आपसे संरक्षण चाहते हुए निवेदन करूंगा कि ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के टेक्सटाइल पार्ट से संबद्ध क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, इसलिए मेरे लिए देना कठिन है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती राजादी जी। PMKVY 4th edition 2022-26 has de-linked the placement component. Does the ministry plan to include placement of components in the next version of the scheme, and does the union government plans to revamp the skilling scheme with a clear employment focus on employment and employer focused demand driven skills learning from best practices, including Tamil Nadu's Non-Mudal One project? What action has the union government taken after the CAG flagged a scheme in December 2025 where 10,000 crore was spent and over 95% of beneficiary details were found to be fake? Thank you, sir. ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न PMKSPY 4.0 को जहां एम्प्लॉयबिलिटी ट्रैकिंग से डी लिंक किया गया, उसके बारे में मुझे लगता है कि मैंने दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए इसके बारे में विस्तार से आपके सामने विषय रखा है। लेकिन जैसा मैं एक बार फिर माननीय सदस्य के स्पष्टता के लिए निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इसको रिवर्स इंजीनियर और अधिक रोबस्ट तरीके से किया गया है।
इंडस्ट्री के साथ अलाइन करके, न्यू एज स्किल्स को के साथ में अलाइन करके, इंडस्ट्री के साथ जो है वो और ज़्यादा इंगेजमेंट करके, और उसके साथ साथ में ऑन जॉब ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम्स को इंट्रोड्यूस करके, ताकि अधिक एम्प्लॉयबिलिटी बन सके। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न जो है सीएजी रिपोर्ट के संदर्भ में किया है। हालांकि मूल प्रश्न से ये प्रश्न बहुत दूर है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी मुझे है मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद में जो इश्यूज सीएजी ने फ्लैग किए थे, उसके करेक्टिव मेजर्स के बीच में हमने सिस्टमेटिक, ऑपरेशनल एंड आईटी गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो हैं PMKSVY 4 में किए हैं, जहां हमने आधार बेस किए, EKVC पे बात किया है, हमने फेस ऑथेंटिकेशन एंड जियो टैग्ड जो है टैगिंग ऑफ कैंडिडेट्स पर काम किया है, आधार इनेबल उसे करने के लिए काम किया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस को कंपलसरी किया है, और उसके साथ साथ में ट्रेनिंग और ट्रेनिंग करने वाले दोनों लोगों के लिए ये आवश्यक हो इसको प्रोविजन किया है। लाइव अटेंशन जो है सीधे स्किल इंडिया डिजिटल हब पर हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। सिस्टम जनरेटर अलर्ट जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर्स को भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ में कैंडिडेट्स की ट्रैकिंग और उनका फीडबैक भी जो है स्किल इंडिया डिजिटल हब पर हो, इसकी प्रावधान भी उसी के आधार पर किया गया। इसके साथ साथ में मॉनिटरिंग और कंप्लायंसेस के जो गैप थे, उन गैप्स को भी एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग गाइडलाइंस इशू की गई हैं, और साथ साथ में कौशल समीक्षा केंद्र जो है उनके रूटीन वर्चुअल जो है इंस्पेक्शंस हो सकें, उनके साथ में फिजिकल जो है उनके इंस्पेक्शंस हो सकें, और उसके साथ साथ में ट्रेनिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स को और बेहतर तरीके से इफेक्टिवली हम जो है उनको हैंडल कर सकें। इस सब का प्रावधान उस रिपोर्ट की अनुपालना में किया गया। फिफ्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर अजीत कोपचड़े जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह विषय उनके विषय का नहीं है, क्योंकि आज मंत्री जी अनुपस्थित है, तो मैं भी आपका संरक्षण चाहता हूं सभापति महोदय, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बहुत सहजता से और बहुत समर्पक भाषा में सभी के उत्तरों का समाधान किया है। ये प्रश्न मुझे पता है कि माननीय सांसद रेखा शर्मा जी हरियाणा से, उन्होंने हरियाणा के बारे में पूछा है, तो मैं माननीय मंत्री जी को मेरे महाराष्ट्र राज्य के बारे में पूछना चाहता हूं। अगर उनके पास अभी उत्तर आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो शायद वो लिखित स्वरूप में भी हमें जवाब दे सकते हैं, ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है। माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान की स्थिति क्या है? प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या और क्षेत्रीय आवरण का ब्यौरा एक आपके तरफ से चाहिए। राज्य में कौशल विकास परिस्थिति तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन, हरित ऊर्जा और संभार तंत्र की भूमिकाओं की शुरुआत करने के लिए आपने महाराष्ट्र राज्य में क्या कदम उठाए हैं? और उसी के साथ स्थापित कौशल केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और उद्योग संबंधी साझेदारी का ब्यौरा महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 4.0 के क्रियान्वयन के लिए आपने क्या किया है? यदि आपके पास कोई है जानकारी तो आप कृपा करके हमें दीजिए, ये मुझे आपसे नम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, जितनी लिमिटेड जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुरूप मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में PMKVY 4 में हमने टोटल 1,15,231 कैंडिडेट्स को अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, जिसमें से 75,455 कैंडिडेट्स का असेसमेंट हुआ है, और उसमें से 70,336 जो ट्रेनीज थे उनको आफ्टर असेसमेंट उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको सर्टिफाई किया गया। शेष आंकड़े क्योंकि आज मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन विस्तार से जो है शेष आंकड़े माननीय मंत्री जी के पास में पहुंचे। माननीय मंत्री जी कभी भी, सम्मानीय मंत्री जब वापस लौटे उनके साथ में बैठ करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के में बेटर ट्रेनिंग और स्किलिंग अप स्किलिंग का जो है इकोसिस्टम इम्प्रूव हो, उसमें बेटरमेंट हो, उसका उन्नयन हो, उसकी दिशा में तो मिल करके उसके बारे में और अधिक चर्चा और विचार किया जा सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 349 श्रीमान शंभू चरण पटेल जी।
349। Honorable Minister. सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर। The first supplementary, श्रीमान शंभू शरण पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत विश्व में डेयरी प्रोडक्ट का नंबर 1 उत्पादन करता है, फिर भी हम लोग एक्सपोर्ट में पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, ऐसा क्यों? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है, बहुत सही जानकारी है उनके पास। हमारा देश आज विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। हमारा दूध उत्पादन 2014-15 में 146.3 मिलियन मेट्रिक टन था, वो बढ़ के 24-25 में 248 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है। 69.41% का ग्रोथ पिछले 11 वर्षों में हुआ है। हम सिर्फ उतना ही नहीं कर पाए, हमारा जो उत्पादकता भी है, प्रोडक्टिविटी भी जो है, वो 2014-15 में जो प्रति पशु प्रति वर्ष 1648 केजी पर डे था, वो प्रति वर्ष था, वो 2024-25 में 2251 केजी प्रति पशु प्रति वर्ष हो गया है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, उसमें भी हमारा 36.63% का ग्रोथ है। लेकिन हम इसका एक्सपोर्ट, हम इतने विश्व में प्रथम स्थान पर होने के बावजूद हम इसका निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में FMD, फूट एंड माउथ डिजीज का प्रकोप रहा है पहले से काफी, और जो यूरोप है, जापान है, अमेरिका जैसे जो विकसित राष्ट्र, उन राष्ट्रों में FMD मुक्त जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होगा, तब तक हम उन देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो देश बिना FMD मुक्त देश के वो अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो डेयरी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, दूध का पाउडर हो, पनीर हो, कुछ भी हो। तो इसलिए देश में आज पूरे जोर शोर से FMD मुक्ति का अभियान चल रहा है। FMD मुक्त हमारे 9 राज्य हैं जिनको मंत्रालय ने चिन्हित किया है, जहां FMD की आउटब्रेक्स काफी कम पिछले वर्षों में रही है। अगले कुछ दिनों में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ से सर्टिफिकेट के आधार पर उन राज्यों को FMD मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया हो रही है, और इस तरह से हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान शंभू शरण पटेल जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने सही कहा। मेरा अगला प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि जो फूट एंड माउथ डिजीज जिसको FMD बोलते हैं, उसको मुक्त करने के लिए सरकार ने अभी तक कौन कौन सी कार्रवाई की है, और FMD मुक्त होने के बाद हमारे निर्यात पे कितना इसका हम लोग को लाभ, देश को लाभ मिलेगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले उत्तर में बताया कि FMD के कारण हमारे देश से एक्सपोर्ट डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स का नहीं हो पा रहा है। अब FMD की रोकथाम के लिए जो अभियान चला है, वो बहुत व्यापक स्तर पर अभियान चला है। FMD के जो वैक्सीन हैं वो 100% भारत सरकार उसका खर्च उठाती है। टीका लगाने वाले जो वैक्सीनेटर्स हैं, उनको भी हम पारिश्रमिक देते हैं, उनको भी हम पारिश्रमिक इसके लिए देते हैं। इसका जो वैक्सीनेशन है वो सही जानकारी उसकी उपलब्ध हो, उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था मंत्रालय में है, और भारत पशुधन पोर्टल विकसित किया गया है। 12 डिजिट का डिजिटल कार्ड सभी पशुओं को चिन्हित करके दिया गया है, उस पर उनकी पूरी पहचान है। अब तक लगभग 36.81 करोड़ पशुओं को इसका पंजीकरण पशुधन पोर्टल पर हो गया है। कठिन रोग अगर FMD का ब्रेक कहीं होता है तो उसको पूरा घेर के, उसको क्लोजअप करके उसको मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि वो आगे बाहर उसका फैलाव नहीं हो। पशुओं के आवाजाही पर नियंत्रण किया जाता है ताकि ये फैलाव नहीं हो।
एफएमडी ब्रुसेलोसिस की बीमारी की रोकथाम के लिए एसओपी जारी किया गया है। सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को एसओपी बताया गया है। और सभापति उप महोदय, हम बताना चाहेंगे कि जो पशुधन पोर्टल पर जो अब तक डाटा अपलोड किया गया है, उसके मुताबिक 20 मार्च 2026 तक 132.49 गो पशुओं का टीकाकरण किया गया है। 4 से 8 माह के बोवाइन बच्चियों के लिए 3.17 करोड़ टीके लगाए गए हैं। एफएमडी का आउटब्रेक, इसका परिणाम ये हुआ है कि एफएमडी का आउटब्रेक जो 2019 में 132 ब्रेकअप था, वो 2025 में घटकर 40 आउटब्रेक हुआ है। 40 आउटब्रेक हुआ है। इस तरह से हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। उसी प्रकार ब्रुसेलोसिस का भी 2019 में 22 आउटब्रेक्स था, जो 2025 में घटकर 6 आउटब्रेक पर हम आ चुके हैं। तो इस प्रकार हम उस पर नियंत्रण पा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 3 साल में एफएमडी मुक्त भारत का सर्टिफिकेशन WOH से प्राप्त करके पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट में, जिस तरह आज फिशरी पूरे दुनिया में छाई हुई है, उसी तरह हमारा डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी पूरे दुनिया में छा जाए। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान बंसीलाल गुर्जार जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं लंपी वायरस नामक एक बीमारी से गायों के पूरे शरीर पर घाव हो जाते हैं, वह इस रोग से गायों की मृत्यु हो जाती है। यह एक संक्रामक रोग है जो तेजी से फैलता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस लंपी वायरस को रोकने के लिए कोई वैक्सीन विकसित की है? अगर हां, तो यह पशुपालकों के लिए उपलब्ध है? अगर नहीं, तो यह कब तक उपलब्ध होगी? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो प्रश्न है, मूल प्रश्न है, वो एफएमडी से संबंधित है। पशुओं में कई प्रकार की बीमारी होती है और सभी पशुओं की बीमारी की जानकारी इस प्रश्न के उत्तर के क्रम में उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य को अगर उसके संबंध में जानकारी लेना होगा तो वो जरूर हमसे आके मिलेंगे, हम उनको वहां जानकारी बता देंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान नीरज डांगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। बहुत दिन से प्रयासरत था मैं, आपने मौका दिया, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि टीकाकरण और पशुओं के डेटा से संबंधित को डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की कार्रवाई सरकार ने की है और ऐसे में कई जिलों के अंदर वैक्सीन और स्टाफ की कमी के कारण क्या टीकाकरण प्रभावित हुआ है? ऐसे में सरकार ने ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाया है? और राजस्थान जैसे राज्यों में टीकाकरण को लेकर के ऐसा कई ऐसे वाकये सामने आए हैं कि टीकाकरण जो है वास्तविक रूप से न किया जाकर के सिर्फ कागजों में उसकी इतिश्री की जा रही है। उससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष एक जानकारी मांगी है कई जिलों के संबंध में। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो यह राज्य का विषय है और हम राज्यों को वैक्सीन सप्लाई करते हैं, हम राज्यों को 100% भारत सरकार के खर्च पर वैक्सीन सप्लाई करते हैं, वैक्सीनेटर का खर्च भी भारत सरकार देती है और ये सारा काम, लेकिन जो इसका एक्सक्यूशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो राज्य के स्तर पर होता है। अब जहां तक इन्होंने कहा कि कई जगह इस तरह के सूचना है कि इस पर गलत पोर्टल पर, भारत पशुधन पोर्टल पर गलत सूचना, ऐसा नहीं है। भारत पशुधन पोर्टल का जो सिस्टम डाटाबेस के लिए जो भारत सरकार ने तैयार किया है, उसमें हम पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ओटीपी के माध्यम से उसको हम वेरीफाई करते हैं और उसको वेरीफाई करने के बाद ही हमारी जो संख्या है वो सही संख्या पोर्टल पर उपलब्ध होती है। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती महुआ माझी जी।
धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पशुओं के टीकाकरण और डिजिटल टैगिंग की प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिससे किसानों और पशुपालकों को नुकसान हो रहा है। हम जानते हैं कि झारखंड के ज्यादातर गांव दुर्गम पठारी इलाकों में है, जो घने जंगलों के आसपास बसे हैं, जहां शहरों से समुचित कनेक्टिविटी का भी अभाव है। क्या केंद्र सरकार यह बताएगी कि झारखंड के लिए अतिरिक्त संसाधन और टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए कोई विशेष सहायता क्यों नहीं दी जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, कोई अतिरिक्त साधन इसमें उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि एफएमडी का और ब्रुसेलोसिस का वैक्सीन देना है और साल में 2 बार वैक्सीन देना है, 6 महीने पर 1 डोज देना है और वैक्सीन की कोई कमी किसी राज्य में भारत सरकार की ओर से नहीं है। राज्य सरकार अपने राज्य में जितना वैक्सीन लगाएगी, वैक्सीन और वैक्सीनेटर का खर्च केंद्र सरकार देगी। हम माननीय सदस्य से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी राज्य सरकार से भी संपर्क करिए। आप ही की राज्य सरकार है, राज्य सरकार थोड़ा इसमें एक्टिव हो, भारत सरकार पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 350 श्रीमती सुलादा देव। ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव जी। सर, थैंक यू सो मच चेयरमैन सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि अनुरोध है कि मंत्री जी मेरे ओडिशा से हैं, मैं ओडिया में प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर। जय श्री जगन्नाथ। Oriya. Okay, you can speak in Oriya. Minister can reply very much in Oriya. No problem. Yes, yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. सर, मु आपण को माध्यम रे माननीय मंत्री महोदय पाखरु जानिबा को चाहूची, ओडिशा रे केते सरकारी विद्यालय रे कंप्यूटर्स अच्छी एवं इंटरनेट रे फैसिलिटीज अच्छी, केते जो फैसिलिटीज अच्छी आमे आजिर ए जो जुग अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो जुग, ए जुगरे आमे पिला को जतले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा कहूचु, पढ़ेबा कथा कहूचु, आम पाखरे केते ट्रेन टीचर्स अच्छे जो माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो कोडिंग विषय जानिचंती एवं ट्रेनिंग नैचंती एवं से ट्रेनिंग आगो को जाई कि पिलांकर काम रे लागि परिबो। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय No. Hereafter, honorable members, if you want to rise in your mother tongue, please give in writing so that we will make the arrangement for the translation. Today I am allowing it. Please, you can translate in question also, you can translate the answer also. If you permit, I will answer or in you Odia. can answer in English so that everybody can understand. If you permit, I will answer in Odia. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य, ओडिशा रे एआई तथा कंप्यूटर शिक्षा संपर्क करे कोडिंग पर्यंत कौन प्रस्तुति अच्छी से विषय प्रश्न पचारि मु आदरणीय सदस्य को विनम्रता सह जनइमा चाहिए जे वर्तमान 2020 शिक्षा नीति अनुजाई नुआ पाठ्यक्रम सबू प्रस्तुत होउची, ओडिशा भी निजको से अनुसार द्रुततर भाव प्रस्तुत करुछि। एबे ओडिशा रे मोट 8000 हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल रे कंप्यूटर तथा एआई पढ़ेबार व्यवस्था अछि। ता सह ओडिशा रे जो मूल एआई पाई जो 4टी मूल स्टेक होल्डर थांती, शिक्षक, छात्र, स्कूल मैनेजमेंट तथा अभिभावक। ओडिशा भारत वर्षर अन्य राज्य तुलन में एक अग्रणी एआई इम्प्लीमेंटेड राज्य भाव निजको प्रस्तुत करने आरंभ कर विशेष करके मूलक आदरणीय सदस्य पचारे टीचर मान को कौन व्यवस्था कर ओडिशा सरकार बीणा दीदी नामक गोटे एआई एनेबल्ड आप तैयारी करछि, जो कि शिक्षक माने निजर एआई दक्षता को बढ़ावाई प्रश्न पचारि पारे, निजर दक्षता को परिप्रकाश करे पारिबे। ये व्यवस्था आज ओडिशा सरकार करछि। ता सह ओडिशा रे 60 रु अधिका जनजाति भाषा जनजाति मातृभाषा अच्छी। अनेक भाषा रे ओडिशा वर्तमान ओडिशा सरकार
मातृभाषा को भी एआई एनेबल करेगी सामान्य पिला मानकु दूर दूरांतर थिबा पिला मानकु एआई शिक्षा देवार व्यवस्था करछि भारत सरकार तृतीय श्रेणी आकु एआई आधारित शिक्षार एई शिक्षा वर्ष व्यवस्था आरंभ भी करछि ओडिशा ता भितर प्रथम अग्रणी राज्य भाबे अछि Betta ji, we are trying to make simultaneous interpretation. Soon it will be coming. Now, second supplementary, Srimati Sulada Dev. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय मु आपणक माध्यम रे माननीय मंत्री ठारू जानिबा को चाहूची जे ओडिसा रे प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल रे एआई आउ कोडिंग शिक्षा पई किछि स्पेशल बजेटरी एलोकेशन अछि कि आउ खास करी आमे ट्राइबल एरिया बहुत अछंती ट्राइबल स्टूडेंट्स बहुत अछंती जो ट्राइबल स्टूडेंट्स अछंती तांको अंचल रे किभली भाव में आपको लागू करा जाय परिबो और जदि किछि भी प्रावधान नहीं ताहले प्रावधान करिवे की धन्यवाद सर ऑनरेबल मिनिस्टर चेयरमैन सर आदरणीय सदस्य सबु स्कूल हाई स्कूल रे इंटरनेट व्यवस्था संपर्क में प्रश्न पचार विशेष करके दूर दूरांत अंचल आदिवासी अंचल इंटरनेट व्यवस्था संपर्क प्रश्न उठाइले मु सदस्य गृह को जनवाई चाहिए विगत बजेट रे यानी या पूर्व वर्ष या 2 वर्ष पूर्व बजेट रे वित्त मंत्री घोषणा अच्छी प्रधानमंत्री योजना क्रमे भारत वर्षर सबु हायर सेकेंडरी स्कूल को सबु भारत वर्षर सब केवल ओडिशा नुहे भारत वर्षर सब हायर सेकेंडरी स्कूल को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी भारत सरकार निज व्यवस्था रे उपयोग करिवो व्यवस्था करिवो से योजना अनुसार वर्षे 2 वर्ष भितर भारत वर्षर सब स्कूल को हाई स्कूल को इंटरनेट ब्रॉडबैंड व्यवस्था हो आज भी अगर आज भी हम लोग देखेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी में यूजर्स में और भारत सरकार ऑल इंडिया लेवल पे लगभग 60% स्कूल्स में ये व्यवस्था पहुंच चुकी है बाकी इलाका में 1-2 सालों में पहुंच जाएगा बाय नेक्स्ट 2-3 years all schools of country high schools of country will be connected with broadband internet connection. Third supplementary श्रीमान मदन राठौर जी सभापति महोदय पहले हम सैकड़ों लोगों के मोबाइल नंबर याद रख लिया करते थे अब मोबाइल में फीड कर देने के बाद में बेटे बेटियों के भी नाम याद नहीं रहते क्या यह सही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अधिक उपयोग करने पर विद्यार्थी या नागरिक की वास्तविक या स्वाभाविक बुद्धिमत्ता कमजोर होती जाने की संभावना बढ़ सकती है दूसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाए गए फोटो या वीडियो की सही पहचान किस प्रकार संभव है ऑनरेबल मिनिस्टर चेयरमैन सर सभी विषय की 2 पक्ष होती है लेकिन अभी भारत खुद को एआई कैपेसिटी में एआई नॉलेज में दुनिया में एक अग्रणी देश करके स्थापित कर रहा है अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एआई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भी हमने देश में संपन्न किया है आज स्टैनफोर्ड की एक समीक्षा की कर मैं कोट करूं भारत दुनिया की तीसरे बड़ा एआई नॉलेज अख्तियार कर चुका है ये कोई विषय को हम लोग को चिंता करने का कारण नहीं है कोई भी टेक्नोलॉजी की 2 पक्ष है एक पक्ष सकारात्मक पक्ष है एक नकारात्मक पक्ष है मेरा पूरा भरोसा है भारत की नागरिकों के ऊपर इसकी सकारात्मक व्यवस्था को अख्तियार करके भारत की टेक्नोलॉजी को खुद बढ़ाना भारत की दैनंदिन जीवन को और सहज करने में भारत सक्षम होगा बाकी प्रिवेंटिव चीज को धीरे धीरे भी सरकार और समाज दोनों मिलकर बनाने की व्यवस्था हो जाएगी फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मूर्ति जी Sir, I agree with you that AI is going to be integral part of the education. But sir, do we have that kind of a teachers? Have we trained them? At what age level you want to introduce AI? May not be in the initial because it is not good for students. In that case, what level in schooling you want to introduce? At what level in college you want to introduce? And the teachers will be trained in what level the teachers will be trained. And you told I could understand Oriya very well, so I know that in a vernacular language you are training. But is it true in all states or only in Orissa?
I would like to know little details about this. And I do agree it is inseparable, but we should control it and use it so that it will be beneficial for everybody. Dhanyawad. Jai Hind. Honorable Minister. Chairman, sir, as Honorable Member asked whether it will be applicable for all the mother tongues. Let us use, we have to come out of this Macaulay mindset. Let us use mother tongue, not vernacular language. I think my information, almost all states are preparing themselves in their own mother tongues. In many states, there are multiple mother tongues. Like I quote in my own native state, Odisha is the major mother tongue, but many tribal languages are there. All students are using that language in the initial days. So now, according to my information, almost all mother tongues are now enabled with AI embedment is there, and they are going to be beneficiary. Honorable Member asked another important question, whether we are preparing our teachers or not. As I said, there are primarily 4 major stakeholders of this AI-based education model. Now we are developing on our sovereign AI platform. The last AI Impact Summit, Honorable Prime Minister announced 2 major initiatives, Sarvam and Bharat Jain, the 2 indigenous sovereign AI models we are developing. The primary focus will be to prepare our teachers community. It is a self-learning, AI platform is a self-learning models. Now, not only in Odisha, in almost all, we are focusing primarily on the teachers' capacity building. And third supplementary put, in which age we are preparing, we are going to implement that. AI is a horizontal topic. AI is not a vertical one, AI is a horizontal one. As on today, when we are implementing National Education Policy's new curriculum, we are preparing ourselves, the AI will be started, the primary knowledge of AI will be from the class 3. Onward, the students will use AI for more deeper understanding. In the higher education, I think all kind of education should be embedded with AI. Many universities, many institutions, many IIT, NITs and IIMs are preparing themselves. AI as a horizontal topic, whatever the core topic the student will learn. Apart from that, in almost all higher education cohort, AI will be a common topic. Fifth supplementary, Dr. Bhim Singh. सभापति महोदय, ये जो प्रश्न है उड़ीसा राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम से संबंधी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजकल बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। सरकार इस पे व्यापक कार्यक्रम भी कर रही है, लेकिन कोई भी शिक्षा बिना शिक्षक के सामर्थ्य के सफल नहीं हो सकती। सरकार ने अपने उत्तर में कहा भी है कि शिक्षकों में एआई साक्षरता विकसित करने के लिए एआई को शामिल किया जा रहा है। अब बिना शिक्षकों को ट्रेंड किए हुए काम हो नहीं सकता है। शिक्षकों को कई तरह के एनईपी 2020 में कई तरह के विशेष तरह के शिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण फोनेटिक्स पेडोलॉजी है, ये इंटीग्रेटेड पेडागोलॉजी है। तो इस तरह के जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम है, शिक्षकों में प्रशिक्षण की क्या स्थिति है, क्या ये शिक्षक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ाने लायक बनाए जा रहे हैं या उनकी क्या प्रगति है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, भारत में हमने फिर मैं कहूँ, मैं बार बार इस विषय कह रहा हूँ कि सारे चेन की प्राइमरी स्टेक होल्डर शिक्षक है। शिक्षकों की दक्षता बढ़े, इस पे एआई टूल्स वो यूज कर पाए। सकारात्मक ये भी चिंता है कि वो अपने गलत दुनिया में ना जाए। शिक्षक डाइट के माध्यम से, आज भारत में लगभग सभी जिलों में डाइट्स है, सभी जिला की डाइट्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करने की भारत सरकार आर्थिक प्रबंधन कर रहा है, इंटरनेट से जोड़ रहा है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की काम हो रहा है और उसमें एक एआई प्लेटफॉर्म, कई प्रकार की टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी, सीबीएसई और अन्य कई संस्थाओं ने टीचर्स कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए सोवरेन एआई मॉडल को यूज करते हुए एक नया टूल्स बना रहे हैं। शिक्षक को प्राइमरी, पहले आने वाले 2-3 साल तक शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़ाने के काम पे सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार जोर दे रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 351, श्रीमान कोला बाबूराव गारू। ऑनरेबल मिनिस्टर। प्रोडक्ट दिया गया सर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमान कोला बाबूराव गारू। Sir, thank you, sir.
This is a very important question. Sir, if you look at the allocation of utilization of funds under assistance to states for modernization of police in 21-22, it is not so encouraging. For example, 22-23, allocation was 620 crores and utilization is only 36 crores. In 24-25, the allocation was 520 crores. The utilization was just only 117 crores. So, what are the reasons for this high allocation and poor utilization of funds? What steps the ministry is going to take fully to utilize the funds given under the scheme? What action plan it has prepared to spend money given under this for 26-27? Honorable Minister. आवंटन जो पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों के सहयोग के लिए होता है, तो आवंटन पूर्व उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। जहां तक इन्होंने कहा कि आवंटन जितना हम करते हैं और फिर उसमें कम संशोधित राशि हो जाती है, उसका मूल कारण है कि राज्य इसकी योजना बनाती है, राज्य टेंडर करती है और राज्य ही इसका क्रियान्वयन करती है। तो जो केंद्र का अंश होता है पुलिस के आधुनिकीकरण में, हम उसमें कहीं कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन राज्य जब खर्च कम करती है और उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र को जिस हिसाब से केंद्र को भेजती है, गृह मंत्रालय को भेजती है, उसके हिसाब से हम आवंटन देते हैं। लेकिन जब वह राशि खर्च नहीं होती है तब जाकर वह संशोधित रूप में कम हो जाता है। लेकिन महोदय, मैं उनको एक विश्वास यह भी दिलाना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय द्वारा इस राज्यों के साथ बार बार समीक्षा होती है। राज्यों से संपर्क के पश्चात व्यय में वृद्धि कैसे हो इसकी हम योजना बनाते हैं। कई बार वर्ष में हम इसकी मीटिंग भी करते हैं और जो राशि पिछले वर्ष 225 हो गया था, जो आवंटन 540 करोड़ का था, लेकिन फिर गृह मंत्रालय के भारत सरकार के प्रयास से हमारे मंत्रालय ने जो समीक्षा और जो बार बार व्यय का आग्रह किया है, उसका परिणाम एक सकारात्मक यह आया है कि राज्यों से संपर्क के पश्चात उनके व्यय में वृद्धि के कारण संशोधित अनुमान को अब 593 करोड़ से भी ज्यादा का अनुमान है महाराज, उसको संशोधित करके उस तक हम ले गए हैं। और जहां हम जरूर राज्यों से आग्रह करेंगे कि वह जरूर जो आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है उसको जरूर करे, और खास करके वैसे राज्यों से जो अपने इस राशि को जो राज्य सरकार देती है उसका व्यय जीरो रखी है। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा महोदय, पश्चिम बंगाल की सरकार 1 रुपए भी खर्च नहीं की। श्रीमान गोला बाबूराव गारू, द सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, could the minister provide the details of the current status of the implementation of the coastal survey, coastal security scheme, including phase 1 and 2 in Andhra Pradesh, particularly in terms of infrastructure created, assets deployed, and operational steadiness of the marine police stations? Honorable Minister. महोदय, चूंकि पुलिस आधुनिकीकरण का है तो उसका ब्यौरा तो अभी हमारे पास नहीं है। हम माननीय सदस्य को हम उस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उनके साथ एक बार मीटिंग भी कर लेंगे, बैठ लेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश को जो सहायता दी गई है, अगर उसका ब्यौरा, चूंकि आंध्र प्रदेश के समुद्री तट भी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो उसके जब हम उसके आधुनिकीकरण के लिए जब उसको सहायता करते हैं तो उसका प्रभाव समुद्री तट पर भी पड़ता है। इसलिए मैं उसका थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन करना चाहूंगा कि ASUMP योजना के तहत 2025 में लगभग 82 करोड़ रुपए की योजनाओं की वहां मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना उन्नयन के लिए भी सहायता योजना वहां चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य को 253 करोड़ से भी ज्यादा रुपए अनुमोदित व्यय के रूप में स्वीकृति हुई है। उसमें 104 करोड़ रुपए जारी भी किया जा चुका है। वहां तिरुपति और अनंतपुरम में सर 2 RF SLS क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी बनकर तैयार है
और कोरनूर, गुट्टूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में भी 4 RFSL का उन्नयन का कार्य पूरा हो रहा है। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो पुलिस आधुनिकीकरण की बात है या जो तटीय सुरक्षा भी हम पुलिस के आधुनिकीकरण के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्मार्ट पुलिसिंग की बात कही है, तो उसके आधुनिकीकरण से लेकर उसकी क्षमता, प्रशिक्षण से लेकर उसकी योग्यता, दक्षता और उसको विभिन्न प्रकार के आगामी चुनौतियों को देखते हुए उससे उसको अवगत कराना और उसको सबल बनाना राज्य करती है। उसके सहयोग में केंद्र सरकार खड़ी रहती है और हम आगे भी इसके लिए Now the House stands adjourned to meet at 2 p.m.